Good morning, students. Beta, yesterday we revised about the credit creation function of the commercial bank. ठीक है? So उसमें आपको मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पता चल गया. ये पता चल गया कि जो रिलेशन है प्राइमरी डिपॉजिट और क्रेडिट क्रिएशन में पॉजिटिव होती है और क्रेडिट क्रिएशन और लीगल रिजर्व रेशो में नेगेटिव होती है. मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/, लीगल रिजर्व रेशो. उसके दोनों मैंने वेरिएंट्स भी डिस्कस कर लिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड कैश रिजर्व रेशो. ठीक है. सो कमिंग टू फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक टॉप मोस्ट एपेक्स अथॉरिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. ठीक है. ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक. बैंकों का बैंक है, सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है और मॉनेटरी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक मैटर्स में गवर्नमेंट को असिस्ट करता है. हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है. इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एपेक्स बॉडी विच कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स the entire banking and monetary structure of the economy. ठीक है. Now what are the various functions of central bank? सबसे बड़ा फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन किसी भी सेंट्रल बैंक का क्या होता है? इट इज अ बैंक ऑफ नोट इशू. ठीक है. सो हर सेंट्रल बैंक के पास सेंट्रल अथॉरिटी होती है कि वो करेंसी नोट्स जो है वो प्रिंट कर सकता है. So in India, RBI has the sole right of issuing paper currency notes, except 1 rupee notes and coins which are issued by Ministry of Finance. ठीक है. So ये जो करेंसी नोट सेंट्रल बैंक इशू करता है, ये इनकी मॉनेटरी लाइबिलिटी है. That is, it is obliged to take back the currency with assets of equal value. कल को कोई भी आरबीआई को नोट वापस करने जाता है तो वो उसको उसकी इक्वल वैल्यू के नोट देके या इक्वल वैल्यू की एसेट लेके, लेटर से गोल्ड लेके या सिक्योरिटी लेके, ठीक है, वो उसको उसकी लायबिलिटी है कि उसको उतने की वो वैल्यू देनी है. ठीक है. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? व्हाई ओनली आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स? हम अलग अलग एजेंसीज को क्यों नहीं ये देते? क्यों आरबीआई के पास ही सोल अथॉरिटी है? ठीक है. उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं. नंबर 1, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन. नोट सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी रहती है जब एक ही एजेंसी करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है. ठीक है. देन इट गिव्स द पावर टू द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई. मोहित, बी अटेंटिव. तो कल को मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है, एक्सपैंड करना पड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है. तो क्योंकि आरबीआई के पास पूरी अथॉरिटी है करेंसी नोट्स को प्रिंट करने की, तो ये मनी सप्लाई को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है. ठीक है. इट ऑल्सो इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ नोट्स. गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है उस बॉडी के ऊपर जो करेंसी नोट प्रिंट कर रही है. तो व्हेन देयर इज अ सोल अथॉरिटी, इट बिकम्स इजियर फॉर द बैंक टू कीप अ चेक और टू हैव सुपरविजन और कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक. देन बेटे, इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम. जब एक ही एजेंसी के पास करेंसी नोट्स प्रिंट करने की अथॉरिटी है तो लोगों का फेथ उसमें बना रहता है. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज एडवांटेजेस, only RBI has the sole authority of issuing currency notes in India. Then bete RBI also acts as banker to the government. It acts as a banker to the government. It performs 3 main functions. 1, it acts as a banker. 2, it acts as an agent to the government. 3rd, it acts as a financial advisor to the central government. ठीक है. तो तीनों फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले एज अ बैंकर इट कैरीज आउट द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट. जिस तरह से लोगों का बैंकिंग बिजनेस होता है
हमारा बैंकिंग बिजनेस कौन रेख देख करता है? हमारे बैंकिंग बिजनेस की इतने पैसे हमने अकाउंट में डालने हैं, इतने निकलवाने हैं, इतने का बिजली का बिल देना है, ये सब इट इज टेकन केयर बाय आवर कमर्शियल बैंक। तो इसी तरह गवर्नमेंट का जो बैंकिंग का काम होता है, बैंकिंग एक्टिविटीज होती हैं, बैंकिंग बिजनेस होता है, दैट इज ऑल कैरिड ऑन बाय दी आरबीआई। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, आरबीआई के साथ एक करंट अकाउंट खोलता है, चालू खाता। जिस तरह से हम बिजनेसमैन अपने कमर्शियल बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट का एक करंट अकाउंट आरबीआई के साथ रहता है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी रिसीट्स हैं वो आरबीआई कलेक्ट करता है, जितनी भी पेमेंट्स करनी है वो भी आरबीआई के थ्रू की जाती है। ठीक है। Then it also gives loans and advances to the government for the temporary periods. आपको लोन चाहिए होता है तो आप किससे लेते हो? अपने बैंक से। अब गवर्नमेंट को लोन चाहिए, गवर्नमेंट अपने बैंक से लेगा। गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। लेकिन आरबीआई बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए ही लोन दे पाता है। और किस तरह से देता है? गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी बिल्स जो है वो सेंट्रल बैंक को बेचता है, डिस्काउंट करके फिर वो उसको देता है। क्लियर? एज एन एजेंट क्या करता है? उसके पब्लिक डेट को मैनेज करता है। एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक मैनेजेस दी पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट। एज एन एडवाइजर वो क्या करता है? गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर एडवाइस करता है। नेक्स्ट फंक्शन बैंकर्स बैंक। ये बैंकों का भी बैंक, गवर्नमेंट का तो बैंक है ही है आरबीआई, ये बैंकों का भी बैंक है। इट इज बैंकर्स बैंक। एज ए बैंकर बैंक वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? नंबर 1, इट इज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कल आपको बताया था कैश रिजर्व रेशो। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशो? अमाउंट नहीं, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स which all the commercial banks are required to keep with the RBI। तो इसका मतलब हर कमर्शियल बैंक अपने कुछ कैश रिजर्व्स आरबीआई के साथ रख रहे हैं, उसकी कस्टडी में रख रहे हैं। तो आरबीआई क्या हो गया? कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। जिस तरह से आपके पापा कहते हैं कि मेरे को 10,000 रुपए हर महीने तूने देना, मेरी कस्टडी में रहेंगे। डज ही स्पेंड? नो, ही इज जस्ट अ कस्टडियन ऑफ योर रिजर्व। देन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कमर्शियल बैंक्स को कई बारी फंड्स की कमी आ जाती है, लोन लेने वाले ज्यादा है लेकिन उसके पास फंड्स नहीं है, तो उस केस में ही कैन बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई, और आरबीआई शॉर्ट पीरियड के लिए कमर्शियल बैंक्स को लोन दे देता है। देन क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब है सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स के जो क्लेम्स है अगेंस्ट ईच अदर वो सेटल कर सकता है with the least use of cash just by making debit and credit entries in their accounts। क्योंकि डेली चेक लगते हैं, ए बैंक ने बी को देना, बी ने सी को देना, सी ने डी को देना, ए ने डी को देना, डी ने ए को देना है। ठीक है, तो आप कैश से एंट्रीज करने की बजाय आरबीआई के पास इन सबके कैश रिजर्व्स पड़े हैं, तो जिसने जितना देना है उतने उसके अकाउंट में से माइनस कर दिया जाता है, जिस बैंक को देना है उसके अकाउंट में प्लस कर दिया जाता है। तो जस्ट बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज द इंटर बैंकिंग क्लेम्स आर सेटल्ड। इस फंक्शन को कहा जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है, नाउ लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आरबीआई क्या है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई को कंट्रोल अगर करना है, हमने मनी सप्लाई को एक्सपैंड करना है, मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें कौन रोल प्ले करता है? सेंट्रल बैंक, जो कि हमारी हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी है। कैसे करता है? इसके पास एक पॉलिसी है, उसका नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की यूज करती है, ये कौन सी पॉलिसी यूज करता है?
मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें गवर्नमेंट की जनरली कोई इंटरवेंशन नहीं होती। मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय RBI, Reserve Bank of India. For what purpose? To control cost and availability of money supply in the country. कब हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है? अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस, तो हमें करना पड़ेगा कंट्रोल मनी सप्लाई को। क्या करेंगे? मनी सप्लाई को एक्सपैंड करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? बताओ। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है तो मनी सप्लाई को क्यों करेक्ट करना है? क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइसेस। अगर मनी की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, अगर मनी की सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस। अब अगर इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रहे हैं यानी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी कहते हैं, तो उस केस में कैसे कंट्रोल करना है इसको? मनी सप्लाई को कम करके। यानी कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी है? कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, तो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी? कॉन्ट्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर इकोनॉमी में प्राइसेस बहुत लो जा रहे हैं तो क्यों लो जा रहे होंगे? मनी सप्लाई कम है, तो आप प्राइसेस बढ़ाना चाहते हो, इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे? मनी सप्लाई को एक्सपैंड करोगे। कैसे एक्सपैंड करोगे? बाय मेकिंग यूज ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब इसके लिए आरबीआई के पास कुछ हथियार है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक नहीं है। उसको हम क्या करते हैं? कैटेगराइज कर देते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्या फर्क है दोनों में? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, they influence the quantum of money supply in the economy. Qualitative instruments, they affect the direction of money supply in the economy. Got it? तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट, व्हाट इज रेपो रेट? हाँ, रीपरचेज रेट है। क्या होता है ये? जो रेट चार्ज कर, द रेट चार्ज्ड बाय आरबीआई फॉर एडवांसिंग शॉर्ट टर्म लोन टू दी कमर्शियल बैंक्स इज नोन एज रेपो रेट। बेटे ये दुनिया का रूल है। हाँ, लोन ही बोला मैंने, भी लोन ही बोला मैंने, क्या बोला? नहीं, रेपो रेट और बैंक रेट में फर्क है। बैंक रेट लॉन्ग रन में होता है। ठीक है, रेपो रेट शॉर्ट रन के लिए अगर आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब अगर आरबीआई को मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है, सोच समझ के करेगा ना। वो देखेगा मनी सप्लाई ज्यादा है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेगा? रेपो रेट को वो बढ़ा देगा। जब रेपो रेट बढ़ेगा यानी आरबीआई बैंक को महंगा देगा, तो बैंक आपको लोन महंगा देगा, यानी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज। जब आपको लोन महंगा मिलेगा तो लोन की डिमांड, जब लोन कम क्रिएट होंगे तो मनी की सप्लाई, एंड प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, डेफिशिएंट डिमांड है, जैसे आजकल लॉकडाउन के बाद से हमारी इकोनॉमी उभरी नहीं है, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? उससे क्या होगा? डिमांड लोन की बढ़ जाएगी, तो ज्यादा लोग लोन लेंगे, तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सेकेंड होता है बेटे रिवर्स रेपो रेट।
रिवर्स रेपो रेट इज द रेट गिवन बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक्स। कई बार कमर्शियल बैंक के पास भी एक्सेस फंड्स पड़े होते हैं, तो वो अपने सरप्लस फंड्स आरबीआई के साथ पार्क कर देते हैं। वो कहते हैं हमने क्या करना है, कोई लोन लेने वाला है ही नहीं है, तो ये सरप्लस पड़े आप अपने पास रख लो। तो उसके ऊपर भी आरबीआई इनको इंटरेस्ट देता है। चाहे कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है, लेकिन रेट जो है वो कौन फिक्स करेगा, आरबीआई ही फिक्स करेगा। कमर्शियल बैंक के पास अथॉरिटी नहीं है, वो कहे मेरे पैसे हैं मैं तो तेरे से 4% लूंगा, 5% नहीं। ठीक है, जो रेट आरबीआई फिक्स करेगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेट चार्ज्ड बाय, ये रेट गिवन बाय दी आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स और पार्किंग देयर सरप्लस फंड्स विद दी आरबीआई। ठीक है, अब अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है, आरबीआई ज्यादा लोन देता है, ज्यादा इंटरेस्ट देता है कमर्शियल बैंक्स को, तो क्या होगा, ये ज्यादा अपने फंड्स पार्क कर लेंगे, तो इनके पास एक्सेस कैश रिजर्व्स कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे ना बेटे। मैं कमर्शियल बैंक को, मेरे पास 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, मैं 10 करोड़ रुपए आरबीआई के साथ दे रही हूं, जब आरबीआई मेरे को 2% रेपो रेट दे रहा है, आरबीआई ने रेपो रेट कर दिया 3%। ठीक है, तो अब कितना मैं दूंगी आरबीआई को, ज्यादा या कम, ज्यादा। तो मेरे पास अब एक्सेस कैश रिजर्व कम रह जाएंगे। ठीक है, तो मेरी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी इन केस ऑफ रिवर्स। मतलब सेम है, एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, ट्रीटमेंट सेम है दोनों सिचुएशन में। जिस सिचुएशन में आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कॉन्ट्रैक्शनरी सिचुएशंस है तो रिवर्स रेपो रेट को कम कर दो, उससे कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस कैश रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी बैंक्स की बढ़ जाएगी, ज्यादा लोन वो देंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जो प्रॉब्लम है डेफिशिएंट डिमांड की वो सॉल्व हो जाएगी। जब भी आरबीआई रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस लाता है तो वो परसेंटेज नहीं वर्ड यूज करता, वो कौन सा वर्ड यूज करता है, बेसिस पॉइंट्स, BPS, where 100 BPS is equal to 1%। ठीक है, तो अगर वो 1% चेंज करता है ना, तो न्यूज में आप क्या पढ़ोगे, आरबीआई स्लैशेस की रेट्स, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बाय 100 बेसिस पॉइंट्स। 1% नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, 100 बेसिस पॉइंट। जनरली ये एकदम 1% इंक्रीज नहीं करता, 0.25%, 0.5% इस तरह से चेंज लाता है। तो क्या फिर लिखा होगा, आरबीआई स्लैशेस की रेट्स, दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। और मैं ये भी बता दूं, इससे पहले मल्टीपल्स ऑफ 25 पर ही चेंज होते थे, लेकिन अभी जो हमारा करंट गवर्नर है आरबीआई, कौन है, करंट गवर्नर, नो नीड टू लुक इनटू द मोबाइल, शक्ति कांता दास। ठीक है, उसने पहली बारी 40 बेसिस पॉइंट चेंज किए। ही से कहीं लिखा थोड़ी ना कि आपको 25 की करना है, वेयर इट इज रिटन के 25 के मल्टीपल्स में ही करना है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना करेंगे। ठीक है, एंड रिवर्स रेपो रेट इज जनरली पेग्ड टू रेपो रेट, और इसमें दोनों में 0.25 का डिफरेंस होता है नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, लीगल रिजर्व रेशियो। इसके दो वेरिएंट्स हैं, सीआरआर, मैं दोनों को इकट्ठे एक्सप्लेन कर देती हूं। अगर लीगल रिजर्व रेशियो इंक्रीज होती है, यानी नाउ बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप more percentage of their deposits with themselves and with central bank, their excess cash reserves will decline, यानी उनकी क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी, तो मनी की सप्लाई कम हो जाए। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन से बचना है तो।
अगर डिफ्लेशन चल रही है तो क्या करेगा आरबीआई? रिवर्स रेपो रेट, सो लीगल रिजर्व रेशो कम कर देगा, उससे एक्सेस कैश रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी और मनी की सप्लाई भी बढ़ जाए। ठीक है, सो दिस आजकल के दिनों में क्या करना चाहिए? एलआरआर को कम करना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट को कम करना चाहिए, रेपो रेट को भी कम करना चाहिए। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन द ओपन मार्केट। ठीक है, तो अगर आरबीआई बाय करता है सिक्योरिटीज, आप लोगों से खरीद लेता है, आपको दी हुई थी, खरीद ली, बाय बैक कर ली, तो क्या होगा? आपसे खरीद ली, आपके पास पैसे आ गए, है ना, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, बैंकिंग सिस्टम में आ गए, आपके पास आ गए, एक ही बात है। तो कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास अब पैसे आ गए, लोगों को बेची, खरीदी लोगों से, लोगों को पैसे दिए, लोगों ने पैसे कहाँ डिपॉजिट कराए? बैंक में, तो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और मनी की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर वो सेल करता है सिक्योरिटीज, ऐसा लगता है लोगों के पास पैसे ज्यादा है, लिक्विडिटी सक करनी है सिस्टम में से, तो क्या करेगा? बेच देगा, बेच देगा। आप खरीदोगे तो आपके पैसे कम हो जाएंगे, आपके डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स विल डिक्लाइन, सो उनकी क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एंड प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन विल बी सॉल्व्ड। क्लियर? These are the quantitative instruments. What are qualitative instruments? Which affect the flow, direction of money supply. So let us say आप पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को नहीं इन्फ्लुएंस करना चाहते, आप इकोनॉमी के एक सेगमेंट को इन्फ्लुएंस, हाँ, बैंक रेट भी ये सेम ट्रीटमेंट है, उसमें क्या है, ये लॉन्ग रन के लिए होता है बैंक रेट, और सिक्योरिटीज के अगेंस्ट होता है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो लेट अस से आप एक सेगमेंट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर, रियल एस्टेट, आप चाहते हो एग्रीकल्चर में फंड्स ज्यादा आए, रियल एस्टेट में फंड्स कम आए। क्लियर? तो यू मेक यूज ऑफ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो है जनरल इफेक्ट करते हैं, पूरी इकोनॉमी की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करना है तो क्वालिटेटिव। कौन कौन से हैं? पहला मेन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज मार्जिन? इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड वैल्यू ऑफ लोन ऑफर्ड। आप 1 लाख की सिक्योरिटी के अगेंस्ट, अगर आपके पास सिक्योरिटी है 1 लाख रुपए की, इसके अगेंस्ट बैंक आपको 90,000 का लोन ऑफर करता है, तो ये 10,000 आपका क्या है? मार्जिन है, बैंक का मार्जिन है। नाउ इफ द बैंक वांट्स, आरबीआई चाहता है कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में ज्यादा फंड्स जाएं, लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंशन करना चाहता है मनी सप्लाई की, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए? मार्जिन को देखो, इससे रिलेटेड क्या करना चाहिए? मैं चाहती हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में फंड ज्यादा आए, तो अगर हम किसानों को 1 लाख की सिक्योरिटी के पीछे 98,000 का लोन दे देंगे, तो नेचुरली ज्यादा जाएगा, यानी मार्जिन को क्या किया? कम किया। आरबीआई क्या करेगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा। कब कम करेगा? अगर ये चाहता है मनी की सप्लाई बढ़े। अगर गवर्नमेंट चाहती है, आरबीआई चाहता है कि रियल एस्टेट में फंड्स ना जाएं, क्योंकि रियल एस्टेट ने बहुत काम खराब किया हुआ है, लोग लोन लेते हैं, घर ले लेते हैं, है ना, और रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ी जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है इसको,
तो अगर आप लोगों को रोक देंगे लोन लेने से तो ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी घरों की, है ना, और प्राइसेस डाउन आ जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, मार्जिन बढ़ा दो। जो 1 लाख की सिक्योरिटी लेके गया उसको 80,000 का लोन दो, अपने आप लोन कम चला गया, ठीक है। सो ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देन इज मॉरल सुएशन, मॉरली परसुएड करते हैं कमर्शियल बैंक्स को कि वो जो है ये वाली डायरेक्शंस फॉलो करें। अगर इकोनॉमी जैसे लॉकडाउन है, स्मॉल स्केल सेक्टर को हमारी हेल्प की जरूरत है ना, तो उस केस में आरबीआई सर्कुलर लिख के दे सकता है कमर्शियल बैंक्स को, डू फॉलो दीज गाइडलाइंस, है ना। तो जैसे हमने आपको बोला कि भाई अगर स्कूल आना है तो ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज मॉरल परसुएशन, क्लियर। इसी तरह कमर्शियल बैंक्स के लिए एक मॉरली उसको परसुएट कर सकता है। देन क्रेडिट राशनिंग भी होती है। राशनिंग मीन्स कोटा फिक्स कर सकता है कि भाई इस सेक्टर को इतना देना ही देना है, इस सेक्टर को इससे ज्यादा देना ही नहीं है, उससे भी प्रमोट होगा, मनी सप्लाई इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देन इज डायरेक्ट एक्शन। कई बार आरबीआई अगर बैंक्स उसके कहने से बिल्कुल बाहर है तो वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, उसको पेनलाइज कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, ठीक है। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट नाउ? बैंकिंग हो गया, लेकिन अब मंडे को टेस्ट है, मंडे को मैं बजट रिवाइज करा दूंगी, कहोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिवाइज करा दूंगी। एक ही चैप्टर हो सकता है, कोई बात नहीं, आप खुद कर लीजिए, मैं आई विल कंटिन्यू विद द रिवीजन, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा रिवीजन में, बट नॉट बिफोर दिस टेस्ट, राइट। So it is compulsory for all of you to give the test, right?